टॉपिक चल रहा है, कल मस्त लोगों को कोलॉइडल सॉल्यूशंस पढ़ा रहे हैं, टाइप्स पढ़ा रहे हैं, तभी अचानक देखे मेरा दिमाग गया हो। गुड मॉर्निंग अरमान। ठीक है, चलो फिर से वहीं से ऑर्बिट और ऑर्बिटल से शुरू कर दे। हाँ ठीक है, वहीं से फिर बता देता, अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि वो समझना जरूरी है। ठीक है, फिर देखो इधर। ठीक है, फिर देखो इधर, हम बताते हैं अभी। अब देखो ऑर्बिट के बारे में क्या पता तुमको। ऑर्बिट क्या होता है कि पाथ जिसमें तुम्हारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है कि नहीं। तो ये कैसे बनता है, ये पाथ देखो इमेजिनरी है ना। हम बेसिकली ये तुम्हारे है, ठीक है, लेकिन हम लोग को ये दिखते नहीं, ये टोटली इमेजिनरी है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है ना, इसी में रिवॉल्व करते जा रहे हैं, ठीक है। अब कंटिन्यूस रिवॉल्व करते जाएंगे तो एक पाथ बन जाता है, ये तुम्हारा उसका ऑर्बिट हो गया, ठीक है। अब ये तो क्लियर है कि ऑर्बिट ये हो गया कि सर्कुलर मोशन में जब घूमेगा इसमें तो वो घूम घूम के, जैसे तुम्हारा जो तुम्हारे प्लैनेट्स है उनका क्या एक्चुअली कोई ऑर्बिट्स है, सन के अराउंड में कोई ऑर्बिट्स क्या है, नहीं है, पर वो उसी पाथ में कंटिन्यूस, हम तो इमेजिन कर लेते कि इसी जब डायमीटर में घूम रहा है तो यही डायमीटर का अराउंड में उसका ऑर्बिट सेम इलेक्ट्रॉन्स के साथ होता है। मान लो ये सन है और इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूम के इसके अराउंड घूम रहे, ठीक है, प्लैनेट्स घूम रहे, तो ये जो पाथ तैयार हो दैट इज द ऑर्बिट। ये क्लियर है, ऑर्बिट ये हमारा हो गया। अब बात आता है कि ऑर्बिटल किसको मतलब बोलेंगे, ये तो कंटिन्यूअसली इस पे घूम रही थी, ऑर्बिट हो गया। बात होता है ऑर्बिटल क्या है। अब देखो इसके अंदर क्या है, ये कभी सोचे हो, ये जो खाली स्पेसेस यहाँ पे तो शेल्स मेरे ऐसे बनते जाएंगे, जितने भी मैं बनाऊंगी इनफिनाइट नंबर ऑफ शेल्स हैं, लेकिन इनके अंदर क्या है ये कभी सोचे हो, ये भी तो खाली थोड़ी है। हाँ, एम्प्टी स्पेसेस नहीं है, वेकेंट स्पेसेस नहीं है जितने भी बहुत कम मात्रा में। यहाँ पे है तुम्हारे ऐसे और अंदर में सब शेल्स हैं, ओके। ये तो मैं ऐसे सर्कुलर बना रही हूँ, ऐसे शेप्स में नहीं होंगे, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में है। एंड दीज आर द ऑर्बिटल्स। क्या होता है इसमें, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बेसिकली इन ऑर्बिट्स में घूम रहे होते हैं, लेकिन इसके अंदर भी रहते हैं। ये रहते कहाँ है, घूम घूम के यहाँ भी आते हैं। ये मतलब क्या होता है ना, बेसिकली ये जब घूम रहे होते हैं थोड़ी बस यहाँ पे, अब ये घूमते घूमते इस पूरा स्पेस को ये कवर कर रहा होगा। ऑर्बिट इसका तो ये पूरा स्पेस जो है ना, ये पूरा स्पेस इस ऑर्बिट का है, इस पर्टिकुलर ऑर्बिट का है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ना ऐसे और ऑर्बिटल्स है जो कि लाइक फिक्स्ड है, ठीक है, ऐसे और प्लेनर स्पेसेस है जो कि फिक्स्ड है। और जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये बेसिकली ऑर्बिट्स में नहीं एग्जिस्ट करते, ये एग्जिस्ट करते ही ऑर्बिटल्स पे। ऑर्बिट तो इनका पाथ हुआ, किसी पाथ में घूमेगा, इसके बाहर नहीं जाएगा ये। इस पे ये जो ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन, सपोज दो हैं, तो ये दो है कहाँ, ये दो इलेक्ट्रॉन्स है कहाँ, ये दो इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं इन स्पेसेस में। और इन स्पेसेस में ऐसे एग्जिस्ट करता है, ऐसे प्लेनर स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं जिनको हम लोग ऑर्बिटल्स बोलते हैं। अब ये जो ऑर्बिटल्स है बेसिकली ऐसे सर्कुलर शेप के नहीं होते हैं, ठीक है, ये बेसिकली ऐसे सर्कुलर शेप के नहीं होते, इनका अलग अलग अपना अपना शेप ही होता है, ठीक है। तो हर ऑर्बिट के पास 4 तरह का ऑर्बिटल होता है, ठीक है। अब देखो किसी में ये चारों में से, मतलब देखो अब ये जो चारों का चारों है हर ऑर्बिट में नहीं एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि उसका कैपेसिटी उतना होना चाहिए ना, ठीक है, तभी उसमें उतना ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये हम बताएंगे, ये तो बाद में पता लगाएंगे जब ऑर्बिटल्स पे आएंगे टाइप्स में कि किसमें कौन कौन सा ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगा। लेकिन बेसिकली क्या होता है, ये 4 तरह के होते हैं। क्या क्या होते हैं 4 तरह के, एस, पी, डी और एफ, ये 4 हमारे ऑर्बिटल्स हैं जो यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। ये समझ में आ गया ऑर्बिटल्स और ऑर्बिट्स में फर्क। ऑर्बिट तो उसका पाथ है जिसपे वो घूम रहा है, लेकिन वो है कहाँ एग्जैक्टली, एग्जिस्ट कहाँ कर रहा है, तो वो घूमते घूमते इन्हीं पे रहता है, ये पूरा ऑर्बिटल्स पे। मतलब वो ऑर्बिट जहाँ तक उसका रेंज है उसको ऑर्बिट, हाँ, जहां तक ये जो पाथ है ना, इसका पाथ जो उसपे घूम रहा है कंटिन्यूअसली, दैट इज वो उसका पाथ है। सर्कुलर मोशन जो पाथ बन रहा है वो उस ऑर्बिट है। और जो प्लेनर स्पेसेस में इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए मैंने क्या बोला कि ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे, द रीजन where the electron is probable to found to be maximum, ठीक है, जहां पे तुम्हारा मैक्सिमम चांसेस है कि हमको इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा ही, वो तुम्हारा ऑर्बिटल है, ठीक है। दूसरा क्या, ये तुम्हारा इसका पाथ है, ये तो पता चल रहा है, ठीक है, ये तुम्हारा प्लेनर स्ट्रक्चर है, ये तुम्हारा प्लेनर स्ट्रक्चर है,
प्लेनर स्ट्रक्चर मतलब तुम्हारा क्या हो जाएगा ना कि ये जो तुम्हारा रीजन है ना, सॉरी ये जो ऑर्बिट है ये तुम्हारा प्लेनर स्ट्रक्चर है, मतलब एक सिंगल प्लेन पे एग्जिस्ट कर रहा है ऑर्बिट, पर तुम्हारा ऑर्बिटल 3 डायमेंशन होता है। मैं बताई थी ना एक्स वाई जेड एक्सिस पे, इसलिए मैं लिंक कर रही थी हमेशा। ऑर्बिटल तुम्हारा 3 डायमेंशनल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो तुम्हारा डायमेंशन देख के थोड़ी एग्जिस्ट करेगा, वो कहीं भी हो सकता है तीनों डायमेंशन में से, लेकिन तुम्हारा ये जो पाथ है ये तो एक ही डायमेंशन में होगा ना, इसलिए सिंगल प्लेनर है, मतलब एक ही प्लेन पे। और ये जो तुम्हारा ये कोई भी प्लेन पे हो सकता है, एक्स प्लेन पे, वाई प्लेन पे, जेड प्लेन पे, कोई भी प्लेन पे हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग टाइप्स पे आ जाते हैं। तो हमारे पास बेसिकली 4 तरह के हैं, एस, पी, डी और एफ। तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल क्लियर हो गया ना कि दोनों में से फर्क क्या होता है, समझ जाओगे आराम से। अब हम लोग आगे चलते हैं। पहला वाला आता है तुम्हारा एस ऑर्बिटल। हाँ ये एक्चुअली आसान है और सबसे ज्यादा मतलब सबसे पहला यही आता है। अब जैसे आगे आगे पढ़ाऊंगी ना तुम लोगों को क्लियर होगा कि डुप्लेट रूल, ऑक्टेट रूल क्यों आया, तुम लोग अब आगे आगे क्लियर होगा, अभी तो नहीं, क्वांटम नंबर्स पे जब जाऊंगी अब आगे तब पता चलेगा। ये पहले इस ऑर्बिटल समझ लो आगे टाइप्स, फिर आगे हम लोग क्वांटम नंबर्स पे चलेंगे। तो एस ऑर्बिटल है, ठीक है, पहला टाइप। अब देखो इसके बारे में, देखो ये क्या होता है, बेसिकली ये तुम्हारे होते हैं स्फेरिकल शेप के। कैसे दिखते हैं, स्फेरिकल, एकदम स्फीयर शेप के होते हैं, मतलब ये जो जैसे तुम्हारा ऑर्बिट गोल होगा ये भी गोल है। अब ये एज बिकॉज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है तो समझ लो वो अब तीनों प्लेन में दिखेगा, स्फीयर तो तीनों प्लेन पे दिखता है हम लोग को, वैसे होगा कुछ, ठीक है। और दूसरा क्या, इनके पास कोई एंगुलर नोड नहीं होता है। एंगुलर नोड मतलब सबसे समझो नोड क्या है, नोड तुम्हारा ऐसा, देखो अब मैंने क्या बोला कि ऑर्बिटल क्या है, मैक्सिमम चांसेस मिलेगा, रीजन है जहां पे तुमको चांस मैक्सिमम चांसेस है कि इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ठीक है। मतलब उसमें कहीं कुछ एक चांस भी है कि मेरे को इलेक्ट्रॉन नहीं भी मिल सकता है। मैं तो ये नहीं बोल रही कि इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही मिलेगा, श्योरिटी है, मैं बोल रही हूँ मैक्सिमम चांसेस है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन मिल ही जाएगा मेरे को। तो मतलब कहीं पे एक चांस आ रहा है कि नहीं मिलेगा, तो ये जो रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नोड्स, ठीक है। तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, नोड्स क्या हो जाएगा, स्पेसेस, स्पेसेस वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0, 0, एकदम नहीं मिलेगा, सिंपल है एकदम, श्योर बोला कि मेरे पास मिलेगा ही नहीं। अब देखो एस ऑर्बिटल ऐसा एक ऑर्बिटल है जहां पे नोड्स का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, एंगुलर नोड्स का कोई। अब देखो नोड्स होते हैं 2 तरह के, एक रेडियल, दूसरा होता है एंगुलर, ठीक है। ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि रेडियल और एंगुलर होते क्या, सिंपल समझो कि ये होते हैं स्फेरिकल शेप के। इनका पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये होते हैं स्फेरिकल इन शेप, और दूसरा क्या हो जाता है, एंगुलर नोड्स नहीं होते हैं। ये समझो, ठीक है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा चांसेस है कि इसमें तुमको इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा ही, यही इसका मेन 2 पॉइंट्स है, ठीक है। अब जरा इसका हम लोग ये देख लेते हैं, शेप और इसका रिप्रेजेंटेशन। ये देखो तीनों प्लेन, ठीक है, मान लिया हम लोग 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इसका सब पे प्रोजेक्ट करेंगे तो तीनों प्लेन्स आएगा, तो इसके हर जगह पे ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ऐसा एक भी प्लेस नहीं होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा, ओके, कुछ ऐसा दिखेगा। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है एस ऑर्बिटल का, ये ऐसे हम लोग बॉक्सेस के फॉर्म में करते हैं, मतलब ये जब हम लोग एटम्स में इमेजिन करेंगे तो ये कुछ ऐसे शेप में एग्जिस्ट करेगा, पर हम लोग जब कॉपी लाइक न्यूमेरिकल्स या फिर लाइक हम लोग ऐसे पेन पेपर में रिप्रेजेंट करते तो इसको हम लोग ऐसे सिंगल बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया एस ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन, ओके। एक सिंगल बॉक्स मतलब एस ऑर्बिटल, ओके। इसको कैसे फिल कर, हाँ वो हम बस बताएंगे 3D स्ट्रक्चर में वो एग्जिस्ट कैसे करेगा, ठीक है, बस एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसका उतना कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, समझ आ गया सबको।
तो ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। अब देखो एक चीज और जान लो इसके साथ साथ, ये जो है ना एस पी डी और एफ, ठीक है, इनके पास कितने तुम्हारे ऐसे बॉक्सेस होंगे, इसका नंबर डिपेंड करता है तुम्हारा ऐसे कि 1 से शुरू करेंगे और 2-2 करके बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, हाँ ऑड में जाएगा, 1 से शुरू करेंगे और 2-2 करके बढ़ाते जाएगा। तो एस का क्या हो जाएगा, 1 है, सिंपल है, मैं बोली 1 से, तो एस पहला है, तो एस के पास कितना बॉक्सेस होगा, एक बॉक्सेस, मैंने बोला एक है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट जो है वो है हमारा पी ऑर्बिटल। दे रहे हैं, अब देखो इधर, अब इधर ध्यान से देखो, नेक्स्ट है हमारा पी ऑर्बिटल, ठीक है। अब देखो पी ऑर्बिटल का सबसे पहले देखो पहला पॉइंट है कि ये कैसा शेप का होता है, ये होता है तुम्हारा डम्बल शेप का, ये होता है तुम्हारा डम्बल शेप का। और इसका क्या होगा, ये नंबर में कितना नंबर हो जाएगा, 3 होते हैं, ठीक है, मतलब ये 3 टाइप्स के होते हैं, क्या क्या, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। जस्टिफाइड है, मैंने बोला 2-2 करके बढ़ेगा, अब ये 2-2 करके क्यों बढ़ रहा है और 1 से क्यों शुरू हो रहा है वो भी आगे क्वांटम नंबर्स में बताऊंगी, ठीक है, लेकिन अभी बस जानो, फैक्ट्स को जानो बस, इसके आगे जब समझाऊंगी तुम लोग लिंक करना, देखना अच्छे से क्लियर हो जाएगा चारों ऑर्बिटल। तो पहले क्या बोला कि मैंने डम्बल शेप का होता है, और दूसरा क्या, ये 3 तरह का होता है, क्या, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अब इसका बेसिक, इसका जो शेप होता है वो होता है कुछ ऐसे दिखता है, ये देखने में लग रहा है इन्फिनिटी लूप जैसा, पर बेसिकली देखो ये बीच का कुछ स्पेस है, इसकी वजह से क्या, इसको हम लोग बोलते हैं डम्बल शेप का, समवॉट डम्बल शेप का, ठीक है ना, समवॉट ये डम्बल शेप का दिखता है। और इसका जो ये दो है ना, ये दो पार्ट्स, इनको हम लोग बोलते हैं लोब्स, क्या बोलते हैं हम लोग इनको, लोब्स बोलते हैं। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके पास क्या होगा, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 3 होगा, इसका 1 था, इसका क्या हो जाएगा 3, इसके पास कितने बॉक्सेस हो जाएंगे, 3 बॉक्सेस, इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होगा, पहला हो जाएगा तुम्हारा पी एक्स, दूसरा हो जाएगा पी वाई एंड तीसरा हो जाएगा पी जेड, ठीक है, ये इसका हो गया रिप्रेजेंटेशन। हम लोग ऐसे नीचे नहीं लिखते हैं पी एक्स, पी वाई, पी जेड, पर मैंने बता दिया तुम लोगों को समझाने के लिए। ऐसे 3 बॉक्सेस अगर है मतलब वो कौन सा ऑर्बिटल रिप्रेजेंट कर रहा है, पी ऑर्बिटल, ओके। अब इसके टाइप से हम लोग घुस जाते हैं, ठीक है। पहला टाइप क्या है मेरे पास, पी एक्स है मेरा पहला टाइप, है ना। अब जो ये पी एक्स है, ये किस प्लेन पे लाई करेगा, सिंपल ये एक्स प्लेन पे लाइन करेगा, है ना, ये मेरा एक्स प्लेन पे होगा, क्लियर है ना। तो अब हम लोग अगर ऐसे बना ले अगर प्लेन्स को, ये एक्स प्लेन, ये वाई प्लेन और ये जेड प्लेन, ये कुछ ऐसे आता है, ये कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। जो पी एक्स वाला ऑर्बिटल होगा ये कुछ ऐसा रहेगा, हाँ, जिस जिस प्लेन पे वो है उसी प्लेन पे अपने डंबल बनाएगा, ठीक है, एकदम सेंटर से उसी प्लेन वाइज बनाएगा, उसी प्लेन वाइज में रहेगा, उसका डायरेक्शन में रह जाएगा, तो ऐसे ही कुछ प्लेस होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पी वाई, क्लियर है, पी एक्स वाला समझ में आ गया ना कि कैसे बन रहा है, इधर लिख लियो ना, इधर मिटा दूं, ठीक है। अब ये जो पी वाई है ये किस पे हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा
वाई प्लेन पे, ये भी अंडरस्टूड है एकदम सीधा सीधा है, एकदम सीधा सीधा, कुछ कॉम्प्लिकेट हमको करना ही नहीं है, ज्यादा भी सोचो ही नहीं इसके बारे में कि ज्यादा डिटेल्स में मैं बाद में बताने ही वाली हूँ। बस अभी समझो कि 4 ऑर्बिटल होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं और कहाँ कहाँ होते हैं, सिंपल है, बस हम लोग इतना ही समझना है। ये पी वाई, तो ये बन जाएगा मेरा वाई प्लेन पे, ये कुछ ऐसे बनेगा, है ना। सपोज अब तीनों जब, ये तो सपोज करो जब इधर x बन रहा है इस पे, तो y वाला तो मेरे इसी पे बनेगा, ऐसे सीधा रहेगा वो कुछ, ठीक है। ये हो गया मेरा पी वाई। अब इसी के बगल में बना देती हूँ हाँ, ये तुम्हारा है ना, ये सब तुम्हारा शेप्स बताएंगे आगे, ऑर्बिटल्स जो है ना, एटम्स की जो शेप्स है, उनके जो ऑर्बिट्स की शेप्स है, सबका तो सेम शेप नहीं होता है, ऐसा तो नहीं होता हर एक एलिमेंट के एटम का अलग अलग शेप है, क्यों, ये शेप अलग क्यों है, ये सोचो, कभी सोचे हो। हम लोगों को लगता है वो ऐसे एग्जिस्ट करता है, नहीं, उनके एटम्स का इसलिए अलग अलग शेप है क्योंकि उनके पास अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉन्स है ना, अलग अलग नंबर के इलेक्ट्रॉन्स है। तुम्हारे एक सोडियम के पास 11 है, क्लोरीन के पास 17 है, कुछ तो भाई रीजन है जिसके वजह से उसके पास, इसका कुछ तो मतलब इंपॉर्टेंस है, किसके पास 17 और इसके पास 11 है। ऑब्वियसली इंपॉर्टेंस ये है कि इनका क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वो तुम्हारा चेंज होगा ना, उसका 17 है, मतलब ऑब्वियसली उसका कहीं पे पी ऑर्बिटल या फिर डी ऑर्बिटल पे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी ज्यादा होगा, जिसकी वजह से उसका शेप भी चेंज हो जाएगा। जो सपोज जैसे इसमें अगर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो ये ऑर्बिटल भी तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन होगा वहां पे उतना, तब जाके तो ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगा, सिंपल सा बात है। एक भी इलेक्ट्रॉन हुआ तो वो ऑर्बिटल एग्जिस्ट कर जाएगा, चाहे वो ऑर्बिटल फिल हो या नहीं फिल हो, ठीक है। ये तो फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ये बस इसीलिए होता है कि इसका शेप्स में, जिसका सपोज सिर्फ एस रहेगा, उसका बेसिकली ऑर्बिटल कैसा शेप करेगा, स्फेरिकल शेप का, इसीलिए शेप स्टडी कर रहे हैं। इसका सपोज अगर किसी का सपोज पी तक रहा, ठीक है, तो पी का जब कंबाइंड स्ट्रक्चर होगा तो कैसा दिखेगा, ऐसे दिखेगा कुछ, यहाँ पे पी वाई पे कुछ ऐसा एक लूप यहाँ पे एक्स पे और एक यहाँ पे जेड पे, कुछ ऐसा दिखेगा, फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, तो जिसके पास पी होगा उसका कुछ ऐसा शेप दिखेगा लास्ट तक, है ना। साथ में एक एस लगा देना क्योंकि एस तो रहेगा ही, तभी पी है, एस के बाद ही पी है, तो ऑब्वियसली एक एस रहेगा, तो कुछ ऐसा दिखेगा उसका स्ट्रक्चर। हाँ हाँ, ऑब्वियसली ये तो ओरिजिन तो रहेगा ही, हाँ कुछ वैसा बनेगा, और यहाँ पे हाँ ऑब्वियसली वहां पे एक लूप बनेगा, अगर पी एक्स पी वाई पी जेड उसका रहेगा तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। किसी के पास अब डी होगा तो डी का तो डबल डम्बल स्ट्रक्चर है, उसका अब कुछ ऐसे अंदर से और लोब्स आएंगे, समझ में आया। हाँ, तो आगे हम लोग इसीलिए हम उसका शेप स्टडी कर रहे हैं, आगे शेप्स भी पढ़ना पड़ेगा हम लोग को। तो अब लास्ट वाला है हमारा पी जेड, ये बनेगा तुम्हारा सिंपल है, जेड प्लेन पे बनेगा, ये बेसिकली तुम्हारे शेप्स डिफाइन करने के लिए हम लोग स्टडी कर रहे हैं। अब साइंटिस्ट लोग थोड़ी, उनके पास खा पी का काम नहीं था कि वो ऑर्बिटल निकाल दिया ये अलग बात है, सच में नहीं था तभी इतना कर पाए वो लोग। हाँ ऐसा थोड़ी होता है, अगर वो लोग नहीं कंट्रीब्यूट करता इतना पता कहाँ से चलता, इतना इंसान को काम। हाँ अच्छा तो अब देखो अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग लैंग्वेज में बोला, कोई किसी का इजी लगता है, किसी का टिपिकल लगता है, किसी को समझ थोड़ी आता है सब कुछ। अब देखो ये बनेगा किस पे, जेड प्लेन पे, हम लोगों को बस अभी समझना है कि हो क्या रहा है एक्चुअली। तो ये कुछ ऐसे, अब देखो तीनों को सपोज अगर एक जगह ला दे तो क्या दिखेगा, कुछ एक बनेगा ना फ्लावर लाइक 3D स्ट्रक्चर। सपोज 3 डंबल प्लेस कर देंगे, एक ऐसे स्ट्रेट है, एक इधर से और एक ऐसे उसके मिडल से आएगा, है ना, और एक 90 डिग्री पे ऐसे आएगा, तो कैसे दिखेगा, कुछ ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर आएगा ना, एक ऐसे आएगा और एक इधर से मिडल से आएगा,
कुछ, हाँ फ्लावर टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा कुछ, और बीच में सपोज एक स्फीयर है। हाँ ये टोटल पी है, ये तीनों एक साथ रहता है। अब जो तीनों को कंबाइन करके एक साथ डालेंगे तो एक साथ दिखेगा। हाँ ऑब्वियस एक वो ना फ्लावर लाइक कुछ वैसा ही इमेजिन कर सकते हो तुम। हाँ ए नोट्स में भेज दिए, देख लेना। ठीक है। और अब तीसरा टाइप है हमारा डी ऑर्बिटल। ओके बेसिकली इसका शेप क्या हो जाता है, ये हो जाता है डबल डम्बल शेप। मतलब पी के पास एक गो इन्फिनिटी लूप था, इसके पास दो गो होने वाला है। नहीं कंबाइन वाला नहीं बनाने की जरूरत है, हम लोग बस जान लिए कैसा होता है। कंबाइन समझ में तीनों को तीन एक्सिस पे लगा देंगे, वो तो क्लियर है। ये हो गया ना। ये कैसा होगा, ये डबल डम्बल शेप होगा। मतलब उसके पास जैसे एक गो डम्बल था, उसके पास अब डबल होगा। अब ये डबल कैसे होगा यही समझना है हम लोग को। दूसरा पॉइंट इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि इसके पास कितने टाइप्स होंगे। अब एक दो एक तीन पांच, दो बढ़ा देंगे फिर हम लोग, इसके पास हमारे पास कितने टाइप्स होंगे, 5 टाइप्स। अब इसका भी रिप्रेजेंटेशन तब क्या होगा, 5 बॉक्सेस का होगा। 5 टाइप्स है मतलब 5 बॉक्सेस का होगा। बगल में बना देते हैं, दो गो डंबल बैठा दो कैसे भी। एगो पी था ना, अब दो गो पी को कंबाइन कर लो कैसे भी। वही हम इसलिए हम नहीं बना रहे उसका स्ट्रक्चर, क्योंकि अब जो टाइप्स है ना इसका इसका टाइप्स भी कुछ एक समझने को है, इसीलिए हम नहीं बनाए इसका स्ट्रक्चर। टाइप समझो, इस डबल डंबल भी कैसे दिखता समझ जाओगे। ये 5 टाइप हुआ। अब इसका देखो टाइप्स क्या क्या होता है। पहला होता है डी एक्स वाई, ये पहला टाइप होता है हमारा। दूसरा होता है डी वाई जेड, और तीसरा होता है डी जेड एक्स। हाँ ये होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और लास्ट होता है डी जेड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इसका 5 टाइप्स। क्लियर है। अब देखो एक तरह समझो, इसके जो 5 टाइप्स है ना, इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। दो कैटेगरीज क्या क्या, पहला कैटेगरी आता है हमारे पास नॉन एक्सियल। ये नॉन एक्सियल का मतलब क्या बताऊंगी अभी। और दूसरा टाइप आता है हमारे पास एक्सियल। ठीक है, ये दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर दिया। अब नॉन एक्सियल क्या, इसका जो लोब्स है, मैंने क्या बोला डबल डंबल शेप का है। मतलब ये कुछ डबल डंबल मतलब कैसा, देखो एक डंबल हुआ, अब दूसरा डंबल मान तो ऐसे मान लो ऐसे ही है। तो ये जो लोब्स हैं, ठीक है, इनको मैंने क्या बोला, इनको क्या बोला, ये चार क्या है, लोब्स है। ये जो लोब्स है, जब तुम्हारा एक्सिस का 3 एक्सिस है ना हमारे पास, इनके जब ऐसे बीचों बीच एग्जिस्ट करेगा ना, इस बीच में जब एग्जिस्ट करेगा तो उसको तभी हम लोग बोलते हैं नॉन एक्सियल। ठीक है, मतलब लोब्स जब कहाँ लाई करेंगे, मिडिल पे। पर अगर ये जो लोब्स है इन एक्सिस के ऐसे ऊपर लाई करेंगे, ऐसे अगर एक्सिस के ऊपर लाई किए तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सियल। ठीक है, तो बोलते हैं अपॉन एक्सिस।
अब देखो ये समझ में आ गया क्या नॉन एक्सियल और एक्सियल क्या है। इनमें से अब देखो कौन कौन सा नॉन एक्सियल और कौन कौन सा एक्सियल है। तो ये जो पहले तीन तरह के हैं ना, ये तीनों है नॉन एक्सियल। देखो नाम से ही देखो, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। तो ये अगर एक्सिस में तुम अगर इमेजिन करोगे, कब पॉसिबल है कि वो एक्स और वाई दोनों प्लेन पे हो, जब एक्स और वाई प्लेन के बीच में होगा, है ना। कब पॉसिबल है कि वो y और z प्लेन के दोनों, मतलब y और z प्लेन के बीच में होगा, तभी वो दोनों में लाई कर सकता है ना, है ना। और जब z x में भी से, जब z और x के बीच में लाई करेगा। पर देखो क्या बोला, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब क्या, जब ये x स्क्वायर के एक्सिस के ऊपर भी हो और y स्क्वायर के एक्सिस के ऊपर भी होगा, तभी वो क्या फॉर्म करेगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हाँ, नॉन एक्सियल होगा तुम्हारा ये एक्स वाई, वाई जीरो, जेड एक्स, क्योंकि बीच में लाई करेगा। और जो एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है वो तो एक्सियल। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये दोनों एक्सियल हो जाएगा। और ये जेड स्क्वायर क्या होगा, जब ये सिर्फ जेड के ऊपर लाई करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये तीन हो गया मेरा नॉन एक्सियल, और ये हो गया मेरा एक्सियल। क्लियर है, अब समझ आ गया ये टाइप्स। मृदुल अरमान, तुम लोग कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना, समझ में आ रहा है ना। हाँ, आज वही लोग आया है बस, पता नहीं बाकी सब, पता नहीं अंकित, अभिषेक, स्नेहा, पता नहीं, मैं तो ग्रुप में दे दी। कोई बात नहीं, ओके। अब हम लोग इसका थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेंगे कि कैसा कैसा दिखेगा। ठीक है, वो ज्यादा मतलब बोरिंग वाला मतलब पार्ट भी बोल सकते हो, क्योंकि शेप स्टडी करना है बस, क्यों करना है क्या करना है कुछ पता नहीं है अभी, यही बात है, बस स्टडी किए जा रहे हैं। तो आगे देख लेते हैं, क्योंकि आगे बाई चांस तुमको काम आएगा, जब हम लोग आगे रेडियल स्पिन वगैरह पढ़ेंगे तो समझ में आएगा तभी। मिटा दूं, शेप्स बनाना है अभी, फटाफट फटाफट शेप्स बना लेते हैं। मेरे को खुद भी ये लग रहा है बड़ा, क्योंकि क्वांटम नंबर शुरू नहीं करने से मजा नहीं आएगा, मजा तो क्वांटम नंबर्स में है ना, वही तो मैं बता रही हूँ। सही बात है, देखो इधर झटपट देखो, बात खत्म करो, दिमाग खराब कर देगा ये शेप्स। सबसे पहला क्या था हमारे पास, डी एक्स वाई, सीधा एक्स और वाई प्लेन के बीच में बना देना, ऐसे एक्स वाई प्लेन लेना। फटाफट बनाते जाओ मेरे साथ साथ। अब एक्स वाई प्लेन के बीच में हो जाएगा ये। हाँ, अच्छा लग रहा है ना, फटाफट फटाफट बना देती हूँ, आगे हो जाएगा। ये हो गया हमारा डी एक्स वाई पहला वाला, बगल में दूसरा बना देती हूँ, काम क्या करना है, थोड़ा सा बोरिंग है। ठीक है, वाई जेड कुछ ऐसा दिखेगा, वाई और जेड प्लेन पे, इसकी इमेजिन करना, वाई और जेड प्लेन पे कुछ ऐसा रहेगा ना, ऐसे एक ऊपर जाएगा, ऐसे एक इधर जाएगा, ये हम लोग मतलब इमेजिन कर रहे हैं, कुछ ऐसा लगेगा हम लोग को। तीसरा टाइप क्या है हमारे पास, जेड एक्स हो जाएगा, इमेजिन कर रहे हो, 3D स्ट्रक्चर है ना, हम लोग बोर्ड पे थोड़ी फील कर सकते हैं उसको, ये z और ये x, हाँ सब अलग अलग प्लेस में 3D स्ट्रक्चर में जब इमेजिन करेंगे तो ये ऐसे ही दिखेगा, ये सीधा है, ये ऐसे रहने वाला है, ये जो रहेगा कुछ ऐसे स्ट्रक्चर पे बनेगा। ये वाला कैसे बनेगा, एक इसका डंबल ऊपर रहेगा तो एक ऐसे नीचे आएगा, इधर शेप में आएगा, है ना, एक ऐसे ऊपर तो एक इधर ऐसे आएगा, समझी, वो वाले पे। और इसका कैसे हो जाएगा, कुछ ऐसे बनेगा, एक्स प्लेन और जेड प्लेन तो ऐसे दिखता है, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे नीचे टाइप में रहेगा, मतलब एक ऐसे तो एक ऐसे रहेगा, ये वाला लास्ट वाला, और वो जो रहेगा वो ऐसे मिडिल में रहेगा। समझ में आ गया, तो ये कुछ हो गया, हमारे नॉन एक्सियल तो हो गए, शेप्स बन गए। अब हम लोग एक्सियल पे चलते हैं, फोर्थ टाइप है हमारा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब एक्स और वाई प्लेन के ऊपर बनेगा ये,
लास्ट मॉडल जो है वो थोड़ा सा समझने वाला है, ये चारों तो बड़े आसान से हैं, मतलब खुद ब खुद दिमाग लगा लो। कुछ ऐसे बनेगा, ये कुछ ऐसे दिखेगा, है ना, क्योंकि तुम्हारा डी वाई सॉरी डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है। लास्ट मॉडल देखो सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है, यही थोड़ा समझने में दिक्कत भी आ जाता है। लास्ट वाला क्या था हमारा, डी जेड स्क्वायर था, है ना। इधर देखो, अब देखो डी जेड स्क्वायर है, मतलब क्या उसका दोनों जो होगा लोब्स वो किस पे होगा, इस पे होगा ना, जेड पे होगा। अब एक डंबल तो मैंने प्लेस किया, दूसरा डंबल मैं कैसे प्लेस करूं कि जेड ही पे हो, हाँ वो तो अब दूसरा ऐसे तो पॉसिबल नहीं है कि ऐसे ही डंबल दूसरा इसके तो दिखेगा ही नहीं हमको, एक ही डंबल प्लेस कर, तो दूसरा जो है ना वो कुछ ऐसे आता है, हाँ स्फेरिकल शेप का होता है दूसरा ऑर्बिटल, और इस रीजन में होता है इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, ये जो रीजन है जहाँ पे मैं शेड कर दे रही हूँ। हाँ बेबी सुधर, तो दिखता कुछ वैसा ही है ना, ये जो प्लेन है इसके वजह से कैसा होगा, मैं क्या बोली, एक रहेगा इधर से और एक रहेगा उधर से, हमको पता तो दूसरा तो दिखेगा नहीं ना, जब मैं एक साइड से देखूंगी ये कैसा लगेगा, बेबी सुधर जैसा ही, है कि नहीं। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं, ये डी जेड स्क्वायर का, इसको हम लोग बेबी सुधर मॉडल भी बोलते हैं। हाँ सुधर, सुधर सूदिंग मतलब क्या होता है, आराम देना, है ना। तो क्यों क्यों बेबी सुधर बोलते हैं इसको, बच्चों को कब देते हैं, जब बच्चों को दांत में क्या होता है, इचिंग होती है उनको, उनका जब दांत आने में तो उनको इचिंग होती है गम्स में, कि इसीलिए सब लोग क्यों सब कुछ मुंह में डालने को, क्यों सब कुछ काटने को दौड़ता है, इसी रीजन से देखना, तभी लोग सब कुछ काटेगा, जो भी तुम दोगे जो मिला उसको डाल के सब मुंह में लोग काटते रहेगा, चबाते रहेगा। ये लॉजिक नहीं है, डॉग से कोई रिलेशन नहीं है, उसको हमेशा थोड़ी अब दांत आता होगा। तो हम लोग बेबी सुधर मॉडल भी बोलते हैं इसी रीजन से। तो क्या होगा, तो उनको आराम देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो सूदिंग जो ये रहता है वो हम लोग डाल देते हैं, उनके बेबी सुधर को डाल देते हैं, तभी आराम मिलता है उनको, इसे चबाना उसी को चबाते रहते हैं सुधर को, बेबी सुधर को लोग चबाते रहते हैं, चबा चबा कुछ टाइम बाद उसको खराब ही कर देते हैं, इसीलिए कुछ वैसा दिखता है। फिर आंटी जो पकड़ के पीटेगी ना। हाँ तो फिर अब हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यस ये बात सच है, लास्ट है लेकिन लीस्ट नहीं है, ये सबसे ज्यादा यही नंबर ले जाएगा। तो इसका जो क्या होता है, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स शेप का होता है, ठीक है, इसी इसका शेप हम लोग स्टडी नहीं करेंगे, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं इसका शेप, हमारे लिए इसका शेप इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि इतना दूर हम लोग जाएंगे भी नहीं जल्दी से, एफ ऑर्बिटल तक आएगा, पढ़ना है, थोड़ा सा जानना है, क्योंकि हम लोग कभी कभार कोई कोई एटम्स में आ सकता है, लेकिन हम लोग इसका शेप नहीं स्टडी करना है। इसका क्या होता है, कॉम्प्लेक्स शेप होता है, बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स शेप, इसी रीजन से नहीं देखे, इसका शेप बहुत कॉम्प्लेक्स है। हमारे मेन वही डी जेड स्क्वायर तक ही इंपॉर्टेंट था, इसीलिए हमने यहाँ तक ही बस पढ़ा।
एफ का नहीं होगा, ठीक है ना। और इसके पास क्या होगा, इसका होता है 7 टाइप्स। ये कुछ बोला जाता है, मतलब ऐसे बोलते हैं सब कि कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। अब पर मतलब हम लोग इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कि हम लोग इसको स्टडी नहीं करते हैं। सिंपल समझो, इसके पास 7 टाइप्स होते हैं, जिसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 7 बॉक्सेस का। ठीक है, 7 बॉक्सेस का से रिप्रेजेंटेशन होगा, दैट इज एफ ऑर्बिटल। समझ रहे हो, 7 बॉक्सेस है, मतलब कितना ज्यादा टाइप्स होगा अब इसका, जो उतना ही कॉम्प्लेक्स होगा कि नहीं। इसीलिए इसका हम लोग शेप पे जाएंगे ही नहीं, सीधे बस हमको रिप्रेजेंटेशन जानना है, क्योंकि हमको जब ऑर्बिटल्स फिल करना है तो हमको समझना है कैसे फिल करना है, इसीलिए सिंपल जानो, इसका रिप्रेजेंटेशन 7 बॉक्सेस का होगा। क्या इसका मतलब क्या नाम नहीं, हम लोग नहीं जाते उसका, हम लोग बोलते टाइप्स, हम लोग जाएंगे ही नहीं सीधे। उतना कॉम्प्लेक्स, इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ना कि लाइक स्टडी करने में बहुत ज्यादा, हाँ इतना ही काफी है एक्चुअली, यही काफी है डी तक ही शेप्स। तो ठीक है, ये हो गया, इसका ज्यादा कुछ नहीं, बस मिनिमल जानो, कॉम्प्लेक्स शेप होता है इसका, लीफ लाइक होता है, 7 टाइप्स होता है, 7 बॉक्सेस हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अब आ रहा असली चीज, क्वांटम नंबर्स, जो कि मेन खिलाड़ी है यहाँ पे, ठीक है, सब कुछ का मेन खिलाड़ी वही है। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वांटम नंबर्स, ठीक है, इनको हम लोग शॉर्ट में क्यूएन लिखते हैं, कितना इतना बड़ा बड़ा लिखते रहेंगे, ऐसे हिसेनबर्ग को हम लोग एचयूपी लिखते हैं, वैसे इसको हम लोग क्या लिखते हैं, क्यूएन लिखते हैं, ठीक है। अब बेसिकली देखो, इलेक्ट्रॉन तो पता चल गया मेरे को कहाँ है, ऑर्बिट में, ऑर्बिट में वो कहाँ है, इतना तो स्पेस है, मैंने तो बताया कितना रेडियस है, जस्ट इमेजिन करो, एक उसका डायमीटर उतना, वो उतना, अब वहां पे कहाँ है, तुमको ये भी पता चल गया कि वो ऑर्बिटल में है वहां पे। अब कौन से ऑर्बिटल में, ये कौन बताएगा भाई, क्वांटम नंबर्स, ऑब्वियसली क्वांटम नंबर्स बताएगा, सिंपल सा बात है। उस ऑर्बिटल में भी वो कहाँ है, वो तो हमने शेल पढ़ा, शेल के अंदर सब शेल पढ़ा, अब सब शेल के अंदर आता है ओरिएंटेशन, कि कौन से ओरिएंटेशन में, कैसा स्पिन में है। ऑब्वियस बात है ना, वो देखो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन बैठा थोड़ी हुआ है वहां पे, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस बस रिवॉल्व किए जा रहा है, अपने पे भी रोटेट कर रहा है और अपना पाथ में भी घूमे जा रहा है, ये तो कंटिन्यूअस ये किए जा रहा है ना। तो ये हमको बताएगा कौन कि इधर घूम रहा है या इधर घूम रहा है या इसी रास्ते पे घूम रहा है, सब ये सब डिटेल्स कौन देगा, मतलब बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का फुल एड्रेस देगा, तुम्हारा एड्रेस जब बताओ, तुम क्या ये बोलोगे हम दुर्गापुर में रहते हैं, इतना बोलेंगे ना, होगा क्या तुमको ढूंढने के लिए मेरे लिए, नहीं ना, बताना पड़ेगा दुर्गापुर में पर्टिकुलरली तुम कहाँ हो, कौन से एरिया में हो, क्या घर का नंबर है, क्या पिन कोड है, बताना पड़ेगा ना। सेम इलेक्ट्रॉन का भी फुल एड्रेस बताएगा ये, उसका भी हम लोग को सब कुछ पता लगाना पड़ेगा, एरिया पिन कोड जो भी है इलेक्ट्रॉन का, कौन बताएगा, वो क्वांटम नंबर, ठीक है। तो बेसिकली क्वांटम नंबर्स हमको किस किस चीज के बारे में आइडिया देते हैं, 4 चीज के बारे में। सबसे पहला एनर्जी, एनर्जी के बारे में आइडिया देते हैं, दूसरा शेप, हाँ दूसरा क्या हो गया, शेप, तीसरा हो गया ओरिएंटेशन, मतलब वो कैसे है, जहां पे भी वो कैसे है, किस ऑर्बिटल में है, ये किस एक्सिस के बेसिस पे, वो भी उसको हम लोग ओरिएंटेशन बताएगा। एंड द फोर्थ वन इज उसका स्पिन, मतलब उसका पिन कोड, ठीक है ना, जो कि बहुत ज्यादा वाइटल है, तो स्पिन भी बहुत ज्यादा वाइटल है कि हाँ कैसे वो घूम रहा है, वो इधर रिवॉल्व कर रहा है या इधर रिवॉल्व कर रहा है, हमको ये पता लगाना जरूरी है, तब इधर रोटेट कर रहा है, सॉरी इधर रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे या उधर रोटेट कर रहा है, तो ये 4 चीज बताता है, ठीक है। अब देखो ऑब्वियसली हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना अपना स्पिन है, तुम लोग सोचो ना, ऐसे रिलेट करो ना, तुम लोग सबके एक घर पे रहते हो, नहीं एक ही एरिया पे रहते हो, नहीं एक ही पिन कोड है सबका, नहीं, क्यों, क्योंकि सबका अपना अलग अलग घर है, सेम हर एक इलेक्ट्रॉन का भी अपना अलग अलग एड्रेस है, तो ऑब्वियस उसका स्पिन भी अलग अलग होगा, उसका एनर्जी भी अलग होगा, उसका शेप भी अलग होगा, ओरिएंटेशन भी अलग होगा, ठीक है।
तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, व्हाट आर क्वांटम नंबर्स, लिखो डेफिनेशन लिख लो क्वांटम नंबर्स का। गुड मॉर्निंग अंकित, इतना लेट कैसे? हाँ अच्छी बात है, नहीं पढ़ना को एनपी ही बोलते रहो। तुम्हारे सर बोलते हैं इसलिए हम लोग नहीं पढ़ना को एनपी बोलते, लेकिन सब समझते हैं नो प्रॉब्लम। तुमको तो शॉर्ट में एनपी बोलेंगे, तुम क्या समझोगे? नो प्रॉब्लम बोल रहे हैं, लेकिन सर उसको हम लोग नहीं पढ़ना बोलते हैं। अरे क्वांटम नंबर्स का हम क्यूएन बताए ना, उसी का बोल रहे हैं। अंकित इतना लेट क्यों? सो रहे थे? ठीक है चलो इधर देखो, लिखो, चलो डेफिनेशन लिख लो। सेट ऑफ 4 नंबर्स, set of 4 numbers, what are quantum numbers नहीं, what are quantum numbers? एकदम बाप रे बाप। देखो set of 4 numbers which gives idea about energy, shape, orientation and spin of electron in any atom are known as quantum numbers। मतलब क्या बोल सकते हैं, ये हमको क्या बताएगा, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस। ये जानो मेन एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारा वही काम करेगा। ठीक है, आधार कार्ड है, इलेक्ट्रॉन का आधार कार्ड है। सिंपल समझो ना, इलेक्ट्रॉन का आधार कार्ड है क्वांटम नंबर। आधार कार्ड अपना सब बताता है ना, तो यही बताएगा। ठीक है, अब देखो हम लोग सिंपल समझे, इलेक्ट्रॉन में मैंने क्या बोला, अगर ये मैं बोलूं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तुम लोग क्या बोलोगे, मैम ये ऑर्बिट पे, n इक्वल टू 2 ऑर्बिट पे। अब n इक्वल टू 2 ऑर्बिट पे कहाँ है? दुर्गापुर में सिर्फ बोलने से थोड़ी ढूंढ पाएंगे हम, तो घूमते रह जाएंगे, है ना। तो बस वही, तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन का क्या बताया मैंने, शेल ऑर्बिट बताया मैंने, सबसे पहले मैंने शेल बताया। चलो शेल के बाद, उसके बाद मैंने दुर्गापुर में बोल दिया, चलो तुम बेनाचिती में हो, मतलब सिंपल सिंपल है, सब शेल बता दिया। फिर मैं बोल देती हूँ तुम कहाँ हो, बेनाचिती में तुम कहाँ हो, कोई भी पढ़ा ले लो, ठीक है, मतलब तुम्हारा ये एरिया है, ठीक है, दैट इज उसका, इसके बाद इसका ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, सबशेल के बाद इसका क्या आ जाएगा, ऑर्बिटल आ जाएगा। और फाइनली मैंने तुमको इसका घर का नंबर बता दिया, दैट इज नथिंग बट द स्पिन। एग्जैक्टली, वो कैसे घूम रहा है। तो ये हो गया इसका प्रॉपर एड्रेस इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, पहले शेल, फिर सब शेल, फिर ऑर्बिटल और फिर स्पिन। ओके, ये तो हो गया उसका एड्रेस। ठीक है, अब देखो पर्टिकुलरली हमारे पास क्वांटम नंबर्स होते हैं 4 तरह के, मैंने पहले ही बोला, डिफिनेशन में लिखा है कि 4 तरह के होते हैं, है ना, 4 सेट ऑफ नंबर्स, मतलब 4 तरह के। तो क्या क्या होते हैं, पहला होता है हमारे पास प्रिंसिपल नंबर्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, ये फर्स्ट टाइप है। सेकेंड टाइप होता है तुम्हारा एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। थर्ड टाइप होता है मैग्नेटिक क्वांटम
नंबर्स। और फोर्थ टाइप होता है तुम्हारा स्पिन क्वांटम नंबर्स। ओके, अब देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल n से, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स को डिनोट करते हैं स्मॉल l से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स को डिनोट करते हैं स्मॉल m से, और स्पिन क्वांटम नंबर्स को डिनोट करते हैं स्मॉल s से। ये सब कहाँ से आया? अब देखो मैंने बताया ना कि क्वांटम नंबर्स का 4 टाइप होता है, तो ये इसका 4 कैटेगरी है, ठीक है। अब इनका काम क्या है वो आगे बता दूंगी जब इनके मतलब ऐसे टाइप्स पे आऊंगी। अभी तो बस मैंने बताया कि इनका नाम क्या क्या है। तो 4 तरह के यही है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। गुड मॉर्निंग अभिषेक, इतना लेट, थोड़ा जल्दी करना। क्या क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स और स्पिन क्वांटम नंबर्स, ठीक है। अब एक एक करके टाइप्स पे आ जाएंगे हम लोग। क्वांटम नंबर से सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? इट इज डिनोटेड बाय n, स्मॉल n। अच्छा एक बार बताओ, स्मॉल n से इतना तक जितना मैंने पढ़ाया, स्मॉल n से और क्या डिनोट हो रहा था? इसको छोड़ दो, और हम लोग स्मॉल n से क्या डिनोट कर रहे थे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिनोट कर रहे थे। और क्या डिनोट कर रहे थे? रेडियस का एनर्जी का फॉर्मूला सोचो, स्मॉल n क्या था उसमें? अरे थोड़ा सा इमेजिन करो, स्मॉल n क्या डिनोट कर रहा था? नंबर ऑफ ऑर्बिट कर रहा था कि नहीं? हाँ, नंबर ऑफ शेल कौन बता रहा था? स्मॉल n है कि नहीं? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स क्या बताएगा अपने को? एनर्जी बताएगा, साथ में क्या बताएगा? नंबर ऑफ ऑर्बिट, मतलब शेल का नंबर, है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन के पास कितना एनर्जी है, ऑब्वियसली उसके लिए हमको नंबर ऑफ शेल जानना तो इंपॉर्टेंट है ना, नंबर ऑफ ऑर्बिट जानना तो इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्वियसली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स हमको एनर्जी के साथ साथ मतलब शेल का नंबर भी बता देगा कि इलेक्ट्रॉन इस शेल में है। ये कौन बताएगा हमको? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। मतलब कौन से सिटी में हमको पता चल गया, इंडिया में कौन से सिटी में है, कौन बता दिया हमको? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। तो लिख सकते हैं कि ये हमको किसके बारे में आइडिया देता है? एनर्जी एंड शेल, ठीक है। ये दोनों चीज के बारे में आइडिया कौन देता है हमको? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, है ना। अब देखो इसके साथ साथ और एक चीज भी बता देगा ना, तुम्हारे पास स्मॉल n का वैल्यू है, पता है कौन से एटम में, कौन से एलिमेंट के एटम का बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली तुम उसका रेडियस भी निकाल लोगे ना, तो हमको डिस्टेंस भी बता देगा ना ये न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का। और बताता है क्या? डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। क्लियर है? एकदम बस लिंक कर करके, मैं बोल रही अभी बस हम लोग लिंक करना है। जान चुके हो जितना जीटीएस में जाना था हम लोग जा चुके हैं, अब बस हम लोग को लिंक करना है चीजों को। हो रहा है कि नहीं लिंक? एनर्जी पढ़ चुके हो, डिस्टेंस मतलब रेडियस पढ़ चुके हो, ऑब्वियसली ये चीज तो पता ही है, बचपन से पता है हम लोग को शेल ऑर्बिट के बारे में, है ना, जब से पढ़ रहे हो। तो फिर क्यों डिनोट करते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। मैं बोल रही इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर एड्रेस, तो सबसे पहला सिटी, सिटी मतलब एटम का कौन सा ऑर्बिट में है, कौन से जोन में, वो पता करना हमको जरूरी है। तो कौन बता दिया हमको? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। एनर्जी का फॉर्मूला अब बोलो, अब बोलो, अब भी बोल दो, अब भी बोल दो। हाँ हाँ आ गए पीके। एकदम याद रहना चाहिए, इतने बार मतलब हर स्टेप में तो बताते जा रही, याद रहना चाहिए एकदम, एकदम याद। देखो रट्टा नहीं मारो, रट्टा नहीं मारो, समझो, प्रैक्टिस कर करके याद कर लो, इतना इसका न्यूमेरिकल बना लो कि याद हो जाए, ठीक है। रट्टा नहीं मारो, नहीं तो कल कल भूल जाओगे, कल पूछूंगी, कल के कल नहीं बोल पाओगे। रेडियस का फॉर्मूला नहीं नहीं वो नहीं याद करना है, सिंपल वाला, ये वाला, ये वाला सिंपल वाला बोली थी ना, ये याद रखा करो, और वो वाला बस स्ट्रक्चर देख के रखा करो, क्योंकि बाई चांस कभी अभी भी जरूरत नहीं है, वो एंड में भी देख लोगे तो चलेगा। क्या हो जाएगा?
यूनिट, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हो गया, आया ना, दोनों में मेरा प्रिंसिपल नंबर का काम है ना, दिस एन। अब चल गया, पहले तो कंफ्यूजन हो रहा होगा कि एन से तो हम ऑर्बिट बता रहे हैं, पर ये कैसे आ गया, क्या हो गया? तो भाई ऑर्बिट और कुछ नहीं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स है। अब समझ में आ गया ओरिजिन क्यों आया, कहां से आया, किस लिए आया। अब एक चीज, ऑर्बिट का वैल्यूज कैसा हो सकता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट जब बताऊंगी उसका वैल्यूज कैसा होगा, मैं ले सकती हूँ क्या 1.5, 1.726? पॉजिटिव होगा, पहला तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, -1 -2 होता नहीं है, और फ्रैक्शन नहीं होता है, मतलब इंटीग्रल वैल्यू होता है कि नहीं। तो इसका थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, इधर लिख देते हैं थर्ड पॉइंट, कि पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज होगा। क्लियर है, एकदम अंडरस्टूड है ना, एकदम यहीं पे समझ में आ जा रहा है। तो क्या क्या आ जाएगा, n इक्वल टू 1 2 3 से लेके कहां तक, इंफिनिटी तक, है ना। अब इसका नंबरिंग देखो कैसे होता है, के एल एम, ये तो पता है, और उस दिन मेरे को पूछे थे ना कि कहां तक जाएगा, अब बताती हूँ कहां तक जाएगा। ये जाएगा के से लेके सीधे जेड तक, जिसके बाद ये शुरू होता है Z1 Z2, और इससे चलते रहता है ये Z इंफिनिटी तक। कभी खत्म होगा, ये कभी खत्म हो सकता है, जहां तक तुम्हारा ये जाएगा वहां तक ये जाएगा, ऐसे नेमिंग चलती है शेल्स की। ओके, अब चल गया कि हाँ ऑब्वियसली होता है, इन्फिनाइट नंबर है, सबका नाम के से शुरू होगा, जेड तक अल्फाबेट्स में चलेगा, फिर Z1 से, उसके बाद जेड के बाद भी तो और होंगे ना, मैंने बोला था इन्फिनाइट होगा, तो जेड के बाद जो भी आएगा, मतलब आफ्टर जेड जो भी आएगा उसका Z1 Z2 से लेके जेड इंफिनिटी तक, ऐसे नेमिंग चलते रहेगा। ठीक है, क्लियर है, सबको समझ आ रहा है? मृदुल, अंकित, अरमान, अभिषेक, कोई डाउट है किसी को? ठीक है, मिटा दूं, मिटाएगा, फोर्थ पॉइंट यहाँ लिख देते हैं, फिर मिटाऊंगी एक बार में। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, बचपन में पढ़े वो चीज, एक शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो सकता है? फॉर्मूला, फॉर्मूला बताओ, कैसे पता लगाओगे? 2n², वो इसी के वजह से था, n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो 4 क्या, कौन बोला तुमको, ये इन्फिनिटी तक है, कहीं भी कितना भी हो सकता है। हाँ तो ठीक है, हमारे पास अभी इतना एलिमेंट है, कभी अगर फ्यूचर में आ गया, नहीं आएगा इसका कोई गारंटी है क्या, नहीं है ना, कभी अगर फ्यूचर में आ गया, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, तो फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कैसे पता लगाएंगे, टू एन स्क्वायर, और n क्या हो गया, हमारा ऑर्बिट का नंबर, है ना। लास्ट मैंने जैसे बताया था बोर्स मॉड्यूल का वो वाला पॉइंट, एंगुलर मोमेंटम वाला पॉइंट, लास्ट पॉइंट याद करो क्या था, सॉरी लास्ट पॉइंट नहीं, एंगुलर मोमेंटम वाला पॉइंट क्या था, कि एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाता है, क्या फॉर्मूला हो जाता है एंगुलर मोमेंटम का, नहीं याद है, NH/2π बताया था ना, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो वही चीज है कि तुम्हारा ऑर्बिट, अब ये तुम्हारा क्या है, ऑर्बिट नंबर है, अब ये ऑर्बिटल, सॉरी मतलब ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, NH/2π। अब ये जो h/2π है, इसको हम लोग लिखते हैं क्रॉस h, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं n क्रॉस h, मतलब ये जो क्रॉस h है दैट इज इक्वल टू h/2π, n क्रॉस h, ये था ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, ये भी तुम्हारा प्रिंसिपल नंबर से पता चल जाता है हमको। यस सही बोला अरमान, वही वो 2n² वाला पूछी थी, वही वाला बताया। क्लियर है, आगे चले,
अब लिंक कर पा रहे हो ना सारी चीजें, इतने बचपन से, तभी यहाँ से तो बचपन से पढ़ के आए हो, यहाँ से देखो ये सब सारा चीज लिंक्ड है। अब सेकंड टाइप हम लोग चलते हैं, इसको खत्म करते हैं यहीं पे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सब क्लियर है ना, एकदम कोई डाउट नहीं है, एकदम सीधा है ये। बस n के वैल्यूज को इस्तेमाल करके हम लोग आज तक जो भी पढ़ा दैट इज रिलेटेड टू नथिंग बट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। देखो हम लोग शुरू में इतना डिटेल्स कवर कर चुके हैं ना कि अभी जो भी पढ़ोगे वो आसान लगेगा, रादर देन दैट वो तुमको लगेगा अरे ये तो उससे आसान था, ये तो हमको पता था, क्योंकि हम लोग इतना कवर अप ही कर चुके। इसीलिए मैं इसीलिए शुरू में प्रेशर दी तुम लोगों को कि देखो पहले प्रेशर लोगे ना तो एग्जाम में जाके आसान मिलेगा तो ऑब्वियसली कर लोगे, वो तो करना ही है तुमको, तभी तो पहले से प्रेशर लो ना कि हमारा काम वहीं पे आसान हो जाए, उतना करना ही क्यों है। हाँ अरे बाप रे, तभी लगता है कि बहुत ज्यादा है, लेकिन टाइम पे पता चलता है। देखा है कि हम लोग कर सकते, कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हमको कुछ भी पता है। अब केमिस्ट्री भी तुम लोग कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि हाँ ये तो भाई आसान है, बेकार का डर रहे थे। हाँ हाँ तो आएगा, टाइम के साथ साथ आएगा। हाँ जो तुम्हारा एकदम जीरो था, लो था कि क्या है भाई क्या होगा, वो चीज तो नहीं हो रहा तुमको, ये तो पता कि मेरे दिमाग में कुछ तो है, 1% भी तो है मेरे पास आइडिया। अब नेक्स्ट क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स, इसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एल से। ओके एक चीज याद रखना, ये जो क्वांटम नंबर है सारे के सारे को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल अल्फाबेट से, कैपिटल तो शेल का नंबर हो जाएगा। ठीक है, तब देखो सबसे पहला पॉइंट यही हो जाएगा, किसको डिनोट करते हैं हम लोग, स्मॉल एल से, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एल। ओके ये हो जाएगा। अब देखो इसको हम लोग और भी दो नाम से जानते हैं, पहला हो जाता है, हाँ इसको और भी दो नाम से जानते हैं, क्या क्या, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, और एक नाम है इसका सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। ये दो नाम से भी हम लोग जानते हैं। हाँ हाँ एजीमुथल क्वांटम नंबर्स जान रहे हो ना, इसका और भी दो नाम है, मतलब कहीं कहीं पे तुमको ये दो नाम भी रिप्लेस करके दे सकता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। ठीक है, अच्छा देखो ये हम लोगों को किस चीज के बारे में आइडिया देगा, सेकंड पॉइंट क्या था, सबसे पहले एनर्जी बताया, दूसरा क्या बता रहा था, शेप, शेल के बाद क्या बता रहा था, सब शेल। एड्रेस पे देखो और जो मैंने लिखा है डेफिनेशन पे वो देखना, तो लिंक करना, वही दो चीज बताएगा। तो सेकंड पे क्या था, एनर्जी, शेल के बाद एड्रेस में सब शेल बताया था, सिटी तो पता चलेगा लेकिन कौन से एरिया पे, मतलब कौन से लेन पे हो, कहाँ पे तो चलेगा, बेंसिटी में हो ये कहाँ से पता चलेगा, दुर्गापुर के ये वाले पार्ट पे हो, वो हमको ये बताएगा एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो ये हमको किसके बारे में आइडिया दे रहा है, शेप के बारे में और सब शेल के बारे में, है ना, तो ये दो लिख लो, ये दोनों के बारे में आइडिया दे रहा है। ओके ठीक है, क्लियर है। अब देखो एक चीज जानो, जो इसका फोर्थ पॉइंट है कि अगर तुम्हारे पास एक गिवन वैल्यू है n का, अगर एक गिवन वैल्यू है, n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स का अगर एक गिवन वैल्यू है, तो तुम्हारे पास l का उतना ही वैल्यूज होगा, जितना n का नंबर होगा उतना तुम्हारे पास l का वैल्यूज होगा। मतलब बोल सकते हो फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, l का वैल्यू क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ n जितना है। ठीक है, अगर हमारे पास n का वैल्यू 2 है तो l के कितने वैल्यूज होंगे, 2 ही। ठीक है, क्या क्या होंगे वो अलग बात है, लेकिन l के हमारे पास कितने वैल्यूज होंगे, 2 ही वैल्यूज होंगे। ठीक है, ये हमारा फोर्थ पॉइंट है, लिख लो, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, for a given value of n, l also has
n वैल्यूज, n वैल्यूज, n का वैल्यू जो होगा उतने वैल्यूज होंगे, अगर 10 है तो 10 गो वैल्यू होगा l का, ठीक है। क्या क्या वो बात का बात है, ठीक है। तुम पूछे ना कि सब्सिडियरी का मतलब क्या होता है, देखो अब सब्सिडियरी मतलब समझो, वो हमको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स किसके बारे में आइडिया दे रहा था, शेल के बारे में, ठीक है। और ये एजीमुथल क्वांटम नंबर्स किसके बारे में आइडिया दे रहा है, सब शेल के बारे में, ठीक है। मतलब देखो शेल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना, फिर सब शेल आता है, उसका इंपॉर्टेंस भी कम नहीं है पर उससे तो कम है, इसीलिए हम लोग इसको सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। बेसिकली सब्सिडियरी का मतलब होता है लेस इंपॉर्टेंट, ठीक है, लेस इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे लेस इंपॉर्टेंट का मतलब बस यही है कि वो शेल के बारे में आइडिया दे, तो ये सब शेल के बारे में, इसीलिए हम लोग इसको सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। ओके क्लियर है। तो फोर्थ पॉइंट हो गया क्या, एन के पास जितना वैल्यूज होगा है ना, इतना एल का वैल्यूज होगा हमारे पास। अब देखो इसका रेंज कहां से कहां होगा, इसका रेंज होता है तुम्हारा, नहीं इन्फिनिटी से इन्फिनिटी रेंज नहीं होगा इसका, इसका होता है जीरो से, कहां से ऑर्बिट नंबर शुरू होता है, जीरो से, कि एक भी नहीं होगा ऑर्बिट, है ना। तो जीरो से लेके स्टार्ट होता है इसका n-1 तक, n-1 तक क्यों, बेसिकली ये जीरो से शुरू होगा तो एक कम तक ही ना स्टार्ट होगा, उससे ज्यादा n वैल्यूज होगा, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता है। अब देखो तुम बोलोगे दीदी तब जीरो से क्यों शुरू हो रहा है, तुम्हारा क्वेश्चन है कि जीरो से क्यों शुरू हो रहा है, ये तो समझ में आ रहा है कि n-1 इसलिए होगा कि ये तो जीरो शुरू हो रहा है, एक ज्यादा से शुरू होगा ना, तो एक कम तो होना ही है इधर, पर बात है मेरा जीरो से क्यों शुरू हो रहा है, n का वैल्यू तो 1 से शुरू होगा, ये तो क्यों शुरू होगा जीरो से, ये इसलिए जीरो से शुरू होगा, इसका फॉर्मूला होता है n-1। अगर मेरे पास एक ऑर्बिट है तो मेरे पास जीरो सबशेल्स रहेंगी n-1, ठीक है, कि उसका स्टेबिलिटी उतना नहीं होगा। यस, अगर तुमको सबशेल का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो तुम्हारा फॉर्मूला n-1, इसीलिए जीरो से n-1 तक चलने वाला है। रेंज लिख लो इसका, बट इसका वैल्यू जीरो भी होगा पर वो होगा, ठीक है। हो गया, अब एक टेबल बना लो जल्दी से, तुमको पता है, अच्छा रुको पहले इसका फिफ्थ पॉइंट लिख लो फिर टेबल बनाएंगे हम लोग। अब जब जैसे मैंने उसका बताया ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, ये क्या बताएगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये हो गया हमारा फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट पे लिख लो फॉर्मूला, ऑर्बिटल, और फिफ्थ लिख लो, सिक्स्थ पॉइंट, हाँ, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इसका फॉर्मूला होता है h/2 इंटू l इंटू l प्लस 1, ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब h/2 को किससे रिप्लेस कर सकते हो, क्रॉस h से, तो ये भी इसका फॉर्मूला में आ जाएगा, ठीक है, ऐसे आसान से लिख सकते हो, तो आराम से तुम इसको कैलकुलेट कर लोगे। तो मतलब क्या, हमको अगर ये पता लगाना है कि ऑर्बिटल में एंगुलर मोमेंटम कितना है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, किसके वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, एल के वैल्यू पे। मेरे को एन ना भी पता हो तो भी चलेगा, है ना, या फिर मेरे को अगर एन पता है तो भी अच्छा, तो भी हम एल का वैल्यू आसान से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ये रहा मेरे पास रेंज, ये रहा फॉर्मूला, है ना। अब टेबल बना ले तो मैं हमारे लिए क्या, तुमको वैल्यूज का आइडिया पड़ जाएगा कैसे बढ़ता है। मिटा दे रही हूँ इसको, कॉलम्स बना लो जल्दी से, 4 कॉलम्स बनाओ। पहला हो जाएगा वैल्यू ऑफ एन, नेक्स्ट है टोटल वैल्यूज ऑफ एल, थर्ड हो जाएगा वैल्यूज ऑफ एल, मतलब इसमें क्या क्या वैल्यूज होंगी,
कितने वैल्यूज होंगे हमको सेकंड कॉलम बताएगा, थर्ड कॉलम बताएगा उसमें क्या क्या वैल्यूज होंगी, और लास्ट वाला हो जाएगा कि कौन सा सबशेल होगा। अगर इतना वैल्यू है तो कौन सा सबशेल होगा, ये भी तो जानना जरूरी है। हमारे पास कितने सबशेल्स थे, एस पी डी एफ 4 थे, अब उनमें से कौन सा होगा नहीं पता। अब उनके भी पार्ट्स हैं, एस का तो कोई, एक्स का तो कोई पार्ट नहीं है, लेकिन पी का है 3 पार्ट। पी में 3 ऑर्बिटल आया, डी में 5 ऑर्बिटल, एफ में 7 ऑर्बिटल, तो वो हमको बाद में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा, ठीक है। पर हमको अभी ये जानना है कि पहले इससे हमको कौन सा सबशेल में, पहले ये तो पता लगे कि कौन से पार्ट में हो दुर्गापुर के, फिर ना कौन सा लेन में हो, कौन से गली में हो, ठीक है। तो पहला क्या, वैल्यू ऑफ एन मान लेते हैं 1 है, 1 से शुरू होता है इसका वैल्यू, ठीक है ना। तो इसके पास कितने वैल्यूज होंगी, इसके पास भी एक ही वैल्यू होंगी ना, टोटल वैल्यू तो मैंने बताया था इक्वल टू एन होता है, पर क्या क्या होंगी, 1 माइनस 1 0, पहला वैल्यू 0 होगा। सबशेल क्या हो जाएगा, पहला सबशेल क्या आता है, एस पी डी एफ, तो पहला आ जाएगा एस। वन की टोटल वैल्यू इक्वल टू एन होता है, वो होता है 1 n माइनस 1, तो इसलिए 0। अब एक है तो एस हो जाएगा, जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे हम पी डी एफ बैठाते जाएंगे, ओके। नेक्स्ट हो जाता है तुम्हारा 2, कितना वैल्यूज होगा, 2 वैल्यू होगा, क्या क्या होगा, पहले हो जाएगा तुम्हारा 2, पहले तो 0 से शुरू होगा, और नेक्स्ट हो जाएगा 1, यहाँ तक n माइनस 1 तक चलेगा, 0 से शुरू होगा और n माइनस 1 तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। रेंज तो मेरा यही है, 0 से शुरू n माइनस 1 पे खत्म, तो 0 और 1, तो 0 पे कौन सा हो जाएगा s, 1 पे क्या हो जाएगा p, है ना, क्लियर है। हाँ, हम लोग ऐसे लिखते सबशेल्स, हमारे पास तो 4 सबशेल्स ही है, एस पी डी और एफ। अब उनके पार्ट्स हैं पी एक्स पी वाई पी जेड, डी का है तुम्हारा डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, 5 पार्ट, फिर एफ का आगे 7 है। मतलब इतना फिल कर करके जाएगा तब जाके वो पहुंचता है। हाँ, अब 3 हो जाएगा, 3 में क्या हो जाएगा, 3 ही वैल्यू होंगे, क्या क्या हो जाएंगे, 0 1 और 2 हो जाएंगे, क्या क्या हो जाएगा, एस पी और डी, लास्ट मेरा डी होगा, है ना। ये सबशेल होंगे, क्लियर है। अब क्या, तो ये आसान है, राधन तुम लोग अभी तक जो पढ़ चुके हैं ना उससे बहुत ज्यादा आसान, बस थोड़ा समझने का फेरा है। हाँ, 4 में क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 एस पी डी एफ, क्लियर है। चलो ठीक है, फिर चलो अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। अच्छा रुको, एक क्वेश्चन लिख लो फिर नेक्स्ट पे चलेंगे। एक क्वेश्चन लिख लो जरा इस पे। आई थिंक देखो, डी के बाद ना जब तुम लोग फिलिंग करोगे तब समझ में आएगा कि 4 पे शायद डी आता ही नहीं है, फिलिंग जब करोगे तब समझ आएगा। नहीं 4 मत लो, इसे मैं 3 तक ही बताई ना, इसीलिए मैं 3 तक बताई ना, जब फिलिंग करोगे तब पता चलेगा कि क्यों नहीं आता है। अभी तो फिलिंग ऑफ, ये तो हम बस तुमको बता रहे कि कौन सी जगह पे, अब एक घर में कितना जन रह सकता है ये तुमको डिसाइड करना है ना, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे वही ना बात है। चलो एक क्वेश्चन लिख लो साहब, लिखो, कैलकुलेट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम for the following, calculate orbital angular momentum for the following। सबसे पहला लिखो 1s, 1s ऐसे लिखो 1s। सेकेंड लिखो 2s, थर्ड लिखो 3p, फोर्थ लिखो 4d, फिफ्थ लिखो 5f।
ओके ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, पहले ये देखो, h/2 इंटू एल इंटू रूट ओवर एल इंटू एल प्लस 1 है ना, ये फॉर्मूला हमारे पास। ये क्लियर है? अब देखो पहले वाले पे एल का वैल्यू क्या था, 1s है ना, 1s है पहला वैल्यू क्या है मेरा 1s, मतलब n का वैल्यू क्या है 1। अब n इक्वल टू 1 पे एल का वैल्यू क्या था, वो तो टोटल वैल्यू कितने हैं, वैल्यू क्या था 0 था, तो डाल दो एल की जगह पे 0, और अगर 0 डाल दिया तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, 0 डालोगे तो 1 कैसे आएगा, 0 इंटू 0 प्लस 1 0 आ जाएगा, और 0 के साथ इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा ना, तो पहले का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो एक चीज समझो, अगर इसका वैल्यू 0 है मतलब जब भी तुम s का बात करोगे तो s पे l का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 है, तो जब भी तुम s ऑर्बिटल का बात करोगे, s सबशेल का बात करोगे तो उसमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा 0 आएगा, क्योंकि तब तो मेरा l का वैल्यू 0 है, और ये तुम्हारा l ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, मैंने शुरू में ही बोला l के वैल्यू के ऊपर, n के वैल्यू के ऊपर नहीं, वो तो मेरे को बस ऐसे जान दे दिया कंफ्यूज करने के लिए। सिंपल देखना कहाँ पे s के लिए l का वैल्यू है 0, सिंपल है, मेरा एंगुलर मोमेंटम का क्या हो जाएगा वैल्यू 0। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्या 2s, 2s का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 2s का कैसे 1 होगा, s में l का वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ l s पे, चाहे वो 2 पे रहे 3 पे रहे कहीं पे भी रहे, वैल्यू ऑफ l देखो, टोटल वैल्यूज नहीं देखना मेरे को, हाँ 0 है, तो l का वैल्यू जब जब 0 होगा तो मोमेंटम भी 0 होगा, 0 होगा, सिंपल है, ये याद रखो, जब जब ऐसा आएगा उसका वैल्यू 0 होगा। 3s भी 0 होगा, 4s दे दो, 5s, तुमको 10s भी दे दो, तुम्हारा क्या हो जाएगा वैल्यू 0 हो जाएगा। सिंपल देखना वो s पे है कि नहीं, ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ना, तो वो कंफ्यूज करने के लिए बोल देगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालो, ऐसे इस s पे तुम डर जाओगे कि अरे भाई कैसे निकाले इतना दूर है, अरे कुछ नहीं s पे है मतलब उसका 0 होना है, कुछ नहीं करना है मुझे आगे। नेक्स्ट थर्ड वाला क्या है, सेकंड वाला पता हो गया 0 हो जाएगा, थर्ड वाला क्या है 3p है, p पे l का वैल्यू क्या है, p पे 3 है कि क्या मत देखो, सीधा मत ही देखो, p पे l का वैल्यू क्या है, टेबल देखो p पे l का वैल्यू क्या है, p पे सिर्फ p के बगल में देखो ना वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 है, सिंपल है, l का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 1 2 ही रहेगा, तो मतलब √2, तो क्या हो जाएगा इस पे तुम्हारा ऐसे कुछ आएगा ना h इंटू √2 बाई 2 पाई, इसको तुम लिख सकते हो ना, या तो इसको पूरा को रिप्लेस कर दो √2 क्रॉस h, या फिर तुम ये भी लिख सकते हो h बाई √2 पाई, लिख सकते हो ना, √2 कैंसिल हो जाएगा, कुछ शॉर्ट में तीनों जो भी मतलब बच्चों से डिफर करता है ना, कुछ ये पढ़े हुआ तो कुछ मानते यही सही है, यही ज्यादा आसान है, तो करो भाई जो तुमको आसान लगे, कोई चाप नहीं है, ये तीनों वैल्यूज करेक्ट है अपने लिए, ठीक है। ये थर्ड वाला था, फोर्थ वाला क्या है 4d है ना, अब 4d पे देखो, 4d पे देखो, अब d पे क्या हो जाएगा वैल्यू, d पे 2 हो जाएगा, तो l पे डालो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 3, 3 2 जा √6 है ना, हाँ ए रुको √12 कैसे, हाँ तो क्या हो जाएगा हमारे पास h इंटू √6 बाई 2 पाई, या फिर लिख सकते हैं हम √6 क्रॉस h,
लिख सकते हैं ना? हाँ, अरे मैं तो बोल रही हूँ, अब देखो तरह तरह के बच्चे होते हैं ना, किसी को मन होता है इतना करना है मेरे को, किया, किसी को मन होता है अरे भाई जल्दी से खत्म करो, खत्म किया। जिसको जो सही लगे ना, कभी तुमको ऑब्जेक्टिव्स में दे दिया और ऑप्शन तुम्हारे पास वो वाला रहा तो तुम वही वाला टिक करोगे ना। अब लास्ट वाला क्या है हमारे पास, 5f है ना, f पे वैल्यू हो जाएगा कितना, f पे वैल्यू हो जाएगा फिलहाल के लिए मान लो 4, ठीक है, कि फिलहाल हम लोग अभी आगे गए नहीं है, आगे डिविजन्स पे गए नहीं है, तो हम लोग फिलहाल के लिए क्या मानेंगे, f पे क्या हो जाएगा 4, ठीक है, हम लोग अभी 4 तक ही जाएंगे, तो f पे अगर 4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 + 1, हाँ √20, √20 क्या हो जाएगा √20 h/2 पाई, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं √20 मतलब √4 इंटू 5 है ना, 4 इंटू 5 भी तोड़ सकते हैं ना उसको, तो 4 का लोग बाहर निकाल के क्या हो जाएगा 2√5 h/2 पाई, 2 कैंसिल हो जाएगा तो √5 h/पाई हो जाएगा, सिंपल देखो, हाँ 2√5 आ गया ना, h/2 पाई, ये कैंसिल भी हो सकता है, तो मतलब हम लिख सकते हैं √5 h/पाई, ये वैल्यू भी करेक्ट है मेरे लिए, या फिर ये भी करेक्ट है मेरे लिए 2√5 h क्रॉस, ये भी करेक्ट है, सही है, क्लियर है, समझ में आ गया, आसान है, तुमको ऑब्जेक्टिव्स के लिए ये सब बस जानना है, ठीक है, उतना कुछ कैलकुलेशन नहीं आता है, पर ऑब्जेक्टिव्स के लिए यहीं तक रहने दे, यहीं तक रहने देते, ठीक है, क्योंकि सर का क्लास है ना, शायद आगे नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है, क्लियर है सबको, कोई डाउट है किसी को, अरमान, मृदुल, अंकित, अभिषेक, किसी को कोई डाउट है? नहीं, अंकित रिप्लाई किया अभी कुछ देर पहले, इतने तक में किसी को कोई डाउट है आज तक में? ओके, तो फिर आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, खत्म करते हैं आज का क्लास यहीं पे, ओके, बाय बाय एवरीबॉडी, बाय बाय एवरीबॉडी, ओके।